पत्रकारिता के पेशे में बहुत पैसा नहीं है। हम पत्रकार प्रशंसा और सम्मान के भूखे होते हैं। जब किसी नामचीन जगह या फिर संस्थान से वह सम्मान मिलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है और एनर्जी दुगुना हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और इस वक्त खास बातचीत में बात करने के लिए हमारे साथ असगर खान हैं। असगर फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और असगर को राष्ट्रीय लाडली अवार्ड मिला है। पहले तो असगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लाडली इस बार मुझे नेशनल लाडली अवार्ड, फर्स्ट टाइम ये नेशनल लाडली अवार्ड मिला है मुझे। इससे पहले लाडली मुझे 3 लाडली अवार्ड मिल चुका है। बैक ईयर मुझे 2 लाडली अवार्ड मिला था अलग अलग स्टोरी के लिए। एक फीचर स्टोरी थी और एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, न्यूज़ लॉन्ड्री में थी और एक बीबीसी में थी। इस बार जो 2020 का मुझे 20 में जो मैंने स्टोरी की थी और 2021 में जो लाडली अवार्ड मिला है वो बेसिकली सेक्स वर्कर पे स्टोरी थी, तो उसके लिए रीजनल भी मिला और रीजनल के 1 महीने के बाद उन्होंने नेशनल भी उस कैटेगरी में उस स्टोरी को रखा, तो नेशनल भी अवार्ड मिला। लाडली का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने उस स्टोरी को उस काबिल समझा कि वो नेशनल लेवल की स्टोरी थी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने धन्यवाद दिया उस स्टोरी के लिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि असगर ने बताया कि अब तक 4 लाडली अवार्ड इन्हें मिल चुका है। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि ये झारखंड में एक रिकॉर्ड ही है। हालांकि इतिहास में जाकर और ढूंढना होगा क्या इससे पहले कभी पिछले 11 सालों से जब से लाडली अवार्ड मिल रहा है किसी को मिला है या फिर नहीं। असगर पेशे से पत्रकार हैं, जैसा कि मैंने बताया फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे ये काम करते हैं झारखंड में। मूल रूप से बिहार के गया जिले के शेरघाटी के रहने वाले हैं। असगर, झारखंड में कब से आकर आप काम? मैं बीते 6 साल से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो उस वक्त उर्दू अखबार के लिए मैं लिखता था और कॉपी में लिखता था हैंड राइटिंग से। एंड 4-5 महीना वहाँ उस अखबार में रहा। फाइनली 4-5 महीना के बाद उनके यहाँ स्कोप नहीं था, उन्होंने फाइनली जवाब दे दिया मुझे। फिर कुछ दिन तक बैठा रहा एंड देन एक अखबार है यहाँ का स्थानीय अखबार, उसमें काम किया मैंने। उसके बाद एक वेबसाइट है, उसके लिए काम किया 1 साल तक। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे फ्रीलांसिंग करना चाहिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म खास करके जो स्पेशल स्टोरी होती है, इशू बेस्ड स्टोरी होती है, उस पर काम करना चाहिए। जब लोगों को देखता था अलग अलग सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे जब पढ़ता था स्टोरी, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। और फिर वहाँ से एक चैलेंजिंग शुरू हुआ जो अब तक जारी है। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत पैसा तो नहीं मिलता है, पैसा इतना भी नहीं मिलता है कि आप सर्वाइव करें बड़े शहर में, लेकिन जो संतुष्टि मिलती है वो आपको सर्वाइव करने के लिए ताकत देती है। तो मेरे साथ अभी तक ऐसा ही है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अब तक कितने साल का सफर हो गया? 7 साल हो गया रांची में। कहिए मतलब यहीं से शुरू हुआ मेरा करियर। 7 साल में आप इतने अवार्ड जीत चुके, 4 लाडली, उससे पहले NFI अवार्ड, उसके बाद फिर ये ब्रेक थ्रू अवार्ड। तो ये जो लगातार आपको अवार्ड मिलते हैं राष्ट्रीय स्तर के, कैसे आप स्टोरी का चयन करते हैं? और खास करके जो लाडली राष्ट्रीय अवार्ड जो आपको मिला है वो कौन सी स्टोरी थी और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस स्टोरी पर काम करनी चाहिए? एक और अवार्ड मुझे मिला ICRW। और आपने बड़ा वाजिब सवाल किया कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये स्टोरी करनी चाहिए और ये स्टोरी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है। कई बार मेरा जहन ये होता है कि हम अखबार को पढ़ते हैं तो कोई स्टोरी बड़ा आधी अधूरी रहती है, उस स्टोरी को जहन में रख करके उस पर वर्कआउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी डिटेलिंग स्टोरी की जा सकती है। तो एक तो ये है, आपने एक सवाल किया कि लाडली अवार्ड जो आपने किया है वो कैसे आपने चयन किया, जो लाडली अवार्ड मिला मुझे वो कैसे चयन किया उस स्टोरी के लिए। तो एक स्टोरी थी, एक महिला थी यहाँ से रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर रहती है, अनगढ़ा एक जगह है। वहाँ एक आदिवासी विडो महिला थी, उनके बारे में मुझे पता चलता है कि उनका मतलब बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं। और फाइनली प्रेग्नेंट का जब लोगों को पता चलता है, आस पड़ोस के लोगों को, तो उसको लिपापोती कर करके मामले को मैनेज किया जाता है और वो मामला थाने तक जाता है। थाने में भी ये पता रहता है कि हाँ ऐसा हुआ है। थाना भी जो कहता है कि हाँ ठीक है, अगर आप लोग मिलजुल करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस स्टोरी को करने के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस स्टोरी का ये था कि विद इन 1 महीने के अंदर वो बच्चा, जिसको बलात्कार के बाद जो बच्चा जन्मा था, यही हेडलाइन थी कि बलात्कार के बाद जन्मे बच्चे की कीमत 15,000, वो बच्चा रिकवर होता है और उसके बाद उस पर बहुत सारी स्टोरी होती है और जो उसमें अक्यूज थे उन लोगों को सजा मिलती है। इसी स्टोरी पर राष्ट्रीय अवार्ड
नहीं नहीं, वो बैकईयर स्टोरी थी। इस बार जो मेरी स्टोरी थी वो सेक्स वर्कर पे थी। बेसिकली क्या था कि सेक्स वर्कर पे सबसे ज्यादा अटैक सेक्स वर्कर पे था लॉकडाउन का। अटैक से मुराद ये कि क्योंकि खाने पीने की समस्या। उनका जो काम है बेसिकली वो तो एकदम कांटेक्ट का ही काम है ना, वो काम सबसे ज्यादा मतलब असर था उसका। और स्टोरी आ रही थी, बहुत सारी स्टोरी आ रही थी। झारखंड में चूंकि बहुत फुल फ्लेज में ये काम होता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातें नहीं आ पा रही थी, तो उन तक मैं जा कर करके उनकी समस्याओं को, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बड़ा मार्मिक थी कि किसी का पेशा ऐसा है कि उसी पे पूरा घर डिपेंड है, उसके बच्चे डिपेंड हैं, उसके बच्चे का जो मतलब खाना पीना दूध वो सारे उसी से पूरा कर रही हैं वो, और उसकी बूढ़ी माँ का भी इलाज करा रही हैं वो, और ऐसे में उनके पास पैसा नहीं है और वो सामने भी नहीं आ सकती हैं। उनके साथ तो मसला ये है कि वो सामने भी नहीं आ सकती हैं, वो काम वो छिप छिपा करके कर रही हैं, क्योंकि इस तरह का आंकड़ा जो है वो सरकार भी नहीं देती है कि कितने लोग हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो ये कहता है कि बहुत बड़ी संख्या है ऐसी, सरकार तो कहती है कि 9 लाख के आसपास ही ऐसे लोग हैं। तो उसको मैंने नेशनल लेवल से जोड़ते हुए उस स्टोरी को, हालांकि केस स्टडी झारखंड से था लेकिन उसको नेशनल लेवल पे मैं जोड़ते हुए मैंने स्टोरी की थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैंने उसको नेशनलाइज किया उस स्टोरी को, तो इसीलिए वो नेशनल कैटेगरी के लिए इस बार मुझे लाडली अवार्ड मिला। अगर आप किन किन वेबसाइट के लिए लिखते हैं, जब फ्रीलांस करते हैं तो उसका तो दायरा जो है बहुत बड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ी है बीबीसी से लेकर वायर और कई जगह। अभी आपकी स्टोरी कहाँ कहाँ छप रही है और अब तक कितने जगह छप चुकी है? मैं बेसिकली स्टोरी शुरू में मैंने द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, कैरवन, बीबीसी के लिए भी किया है 3-4 स्टोरी, और एक वेबसाइट है जो पर्यावरण पे काम करती है, डाउन टू अर्थ, और एक और है मूंगा बे, उसके लिए भी काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो इन जगहों पे क्या होता है कि स्टोरी आइडिया पिच करना पड़ता है, और वो ही चैलेंजिंग होता है जर्नलिस्ट के लिए, खास करके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए। चैलेंजिंग काम ये नहीं होता है कि स्टोरी अप्रूव हो गई आपकी और आप वो स्टोरी पर काम कर रहे हैं। आपको कन्विंस करना रहता है कि आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो स्टोरी अप्रूव हो जाएगी, वो सबसे चैलेंजिंग होता है। और उसी को करने के लिए आपको स्टोरी पे पिच करने से पहले 80% काम कर लिया रहना पड़ता है, तभी आप जाकर के कन्विंस करते हैं। तो ये चैलेंजिंग है कि हम स्टोरी आइडिया कितने अच्छे से पिच कर सकते हैं कि अप्रूव होगा वो। तो बिल्कुल देखिए, असगर की कई ऐसी स्टोरी है जो देश भर में चर्चा का विषय रहा कई बार। आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान रांची के हिंदपीढ़ी में कई तरह की अफवाह फैली हिंदपीढ़ी को लेकर कि वहाँ के लोग जो है नगर निगम के कर्मचारी पर थूक देते हैं। अब मुझे याद है कि एनडीटीवी में रवीश कुमार जब रिपोर्ट कर रहे थे, इनकी एक रिपोर्ट कारवां में उसी को लेकर छपी थी, अखबार में तमाम छपी हुई खबर की पड़ताल करते हुए। आपको भी याद होगा कि आपकी एक रिपोर्ट कारवां में छपी थी और उसका जिक्र रवीश कुमार के प्रोग्राम में, प्राइम शो में उन्होंने किया। हाँ, वो स्टोरी थी बेसिकली यहाँ के जो 4 बड़े अखबार हैं उन्होंने जो खबरें लिखी थी उसका जब पड़ताल किया तो वो एकदम अलग था, मतलब था ही नहीं वैसा कुछ है। उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्शन था उनकी खबरों का और उस मामलात का, जो घटना थी वो डेट का फर्क था। आप सोचिए कि किसी डेट, मान के चलिए कोई घटना होती है 7 तारीख को और आप उसको 12 का बता करके लिखते हैं, तो यहीं से झूठ शुरू हो जाता है। तो वो एक मतलब बहुत बड़ा था खामी अखबारों का। तो मैंने उसको एक रिपोर्ट में कंपाइल किया था। बेसिकली वही रिपोर्ट थी, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी अखबार को डिफेम कर रहा था, लेकिन ये है कि वो ऐसा था नहीं, घटना ऐसी थी नहीं जैसा अखबार ने लिखा था। ऐसी थी क्या? नहीं, घटना थी ही नहीं वैसी जैसा अखबार ने लिखा। तो मुझे याद था, इसके अलावा कोई ऐसी स्टोरी जो देश पर स्टोरी थी जिसको लेकर के मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया था और वो स्टोरी को फिर किया था उन्होंने। उसमें कुछ नेशनल वेबसाइट है, नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल है, उन लोगों ने भी स्टोरी किया था। वो एक स्टोरी थी, रांची में एक जगह है, आपको बुटी मोड़ से जैसे आप आइएगा तो आर्मी कैंप है, सुगनू गांव है। हालांकि वो ग्रामीण इलाका है लेकिन वो रांची से एकदम सटा हुआ है। आपको मुझे लगता है कि जो अल्बर्टे का चौक है वहाँ से उसकी दूरी होगी 4-5 किलोमीटर। वहाँ 1500 घर की आबादी है और वो आबादी पूरी तरह से आर्मी कैंप से घिरी हुई है। उनको हर एक ज़रूरत के लिए आर्मी से परमिशन लेना पड़ता है और अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है। अब सवाल ये है कि भाई वो आर्मी का प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल इधर बना है, पहले ऐसा नहीं था। बहुत परेशानी होती है वहाँ, इतनी परेशानी होती है कि वहाँ लड़के ना लड़कियाँ देते हैं
और ना लड़कियां मतलब ना वहाँ लड़की की शादी हो रही है और ना वहाँ मतलब लड़कों की शादी हो रही है। प्लस क्या है कि लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। जब मैंने वो स्टोरी की थी तो इस स्टोरी में मैंने वो केस स्टडी दर्शाया था जिसमें लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि एक मतलब आप जितनी बार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको हर जरूरत के लिए आना है, रांची आना है, उसी गेट से आना है जो आर्मी का गेट है, तो हर चीज के लिए आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है। कई बार आई कार्ड भूल जाते हैं जिसके चलते उनको 3-3 4-4 घंटा खड़ा कर दिया जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो वो एक बड़ी परेशानी थी। उस स्टोरी को लेकर के कई लोगों ने मुझे फोन किया था और 2-3 उसके बाद उस पे स्टोरी भी किया था नेशनल वेबसाइट वगैरह ने। आज के समय में पत्रकारिता करना और उसमें टिके रहना कितना चैलेंजिंग है, और आपका जो बैकग्राउंड है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो कैसी है? पिताजी क्या करते हैं? कितने भाई बहन? सनी भाई, आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि आज के टाइम में पत्रकारिता में सरवाइव करना कितना चैलेंजिंग है, मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं तो बहुत चैलेंजिंग है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब आप चल सकते हैं, और उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, खास करके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग के साथ क्या होता है कि 1-2 फेलोशिप वगैरह जब मिल जाती है बीच में ना, तो वो एक सर्वाइव करने का टाइम मिल जाता है कि हाँ इतने दिन तक चलेगा। लेकिन ये रेगुलर नहीं है ना, आप किसी संस्थान के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं कि आपको बंधी हुई सैलरी मिलेगी, तो उस हिसाब से बहुत चैलेंजिंग है। दूसरा सवाल ये है कि मेरा पृष्ठभूमि क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हमारे वालिद साहब जो हैं वो किसान हैं। हम लोग का खेती बाड़ी ठीक ठाक होता था एक समय में, बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती थी, लेकिन बीते 20 साल से खेती बाड़ी समझिए ख़त्म हो गई है, क्योंकि नक्सल इलाका है वो। और 1-2 बार पार्टी वाले ने पिताजी को पकड़ा, उसके बाद से फाइनली हम लोग का डिसीजन हुआ घर वालों का कि नहीं भेजना है, क्योंकि जो कंडीशन था जिस वक्त पकड़ा था उस वक्त नहीं लग रहा था कि वो बचे बचेंगे, उनको छोड़ देगा, क्योंकि उधर जब किसी को पकड़ता है तो वो मार ही देते थे। तो उसके चलते फिर पूरी खेती बाड़ी चौपट हो गई है। जहाँ हम लोग जाकर के खेती बाड़ी करवाते थे, अब है कि वो देते हैं 2 साल 3 साल पे, जो मन में आता देते, मतलब ख़त्म हो गई है वो। रही बात कि मेरा जो एजुकेशन वगैरह है, हम लोग मैं 2 भाई 5 बहन हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब मुझे कभी डांट नहीं पड़ा पढ़ाई के लिए घर में। सरकारी मदरसा था एक जिसमें मैं जाया करता था, बोरा लेकर के घर से वहाँ पढ़ता था, और फिर उसके बाद वहाँ से मिडिल स्कूल गया, वो भी सरकारी स्कूल था, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ना ही उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती थी। हाई स्कूल गया तो वहाँ अलग तमाशा था, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती थी। तो बस ऐसे ही मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने के बाद एक जहन बना हुआ था कि मुझे, जैसे हमारे बिरादरी में लोग जो हैं वो गल्फ़ जाते हैं, तो मेरा भी था कि एसी का काम सीख करके, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख करके एसी बाहर चला जाऊँगा, गल्फ़ चला जाऊँगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही था। और जब मैंने इंटर किया तो इंटर के दौरान मेरे कुछ दोस्त हैं जो साथ में क्रिकेट खेला करते थे। एकदम रियल आपको बता रहा हूँ मैं ये बात कि वो क्रिकेट खेलता था, वो लड़का जब अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब दोस्त आपका आगे बढ़ता है तो कितना ईर्ष्या होती है मन में। वो चीज़ मुझे इंस्पायर किया पढ़ाई के लिए, और इंटर के बाद मैंने फिर पढ़ाई करना वगैरह शुरू किया, जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी शुरू की। तो जहन में था, कुछ लोग कहते थे कि भाई तुम अच्छा बोलते हो, हालांकि मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, कतई अच्छा नहीं बोलता हूँ, तुम पत्रकारिता में आओ। तो वो चीज़ थी जहन में, और मैंने उसको फॉर्म भरा था जामिया का। एक बार तो मेरा नहीं हुआ था, वेटिंग में था, दूसरी बार में भी वेटिंग था लेकिन कम था, हो गया था। फिर मैंने जर्नलिज्म किया, वहाँ तो मुझे जॉब नहीं मिला जामिया से जर्नलिज्म करने के बाद। तबीयत वगैरह बहुत रेगुलर ख़राब रही, टाइफाइड होता रहा, मैं घर आ गया। घर के बाद फिर रांची आया और ये सिलसिला चला। तो अभी तक हूँ इस लाइन में, अब देखिए कब तक टिकता हूँ। तो आप अभी तो लगातार अवार्ड मिल ही रहे हैं आपको, कुछ लक्ष्य होगा कि कहाँ जाकर रुकना है या फिर चलते जाना? लक्ष्य पहले कुछ नहीं था, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद थोड़ी सी ख्वाहिश बढ़ती गई है, महत्वाकांक्षी हो गया हूँ मैं, पहले करता ही नहीं था। मैं रियल बता रहा हूँ, 2-3 जो मुझे शुरुआती 2 अवार्ड मिले, किसी ने कहा कि अरे ये अवार्ड आया हुआ, तुम तो अच्छी स्टोरी करते हो, भर दो, तो मैंने भरा और हो गया। लेकिन फिर मिला जब लाडली जब मिला, तो लाडली के बाद ख्वाहिशात बढ़ी हैं। अब मैं चाहूँगा कि और भी जो बड़े अवार्ड हैं जो मिलते हैं मैं उसे अप्लाई करूँगा, अगर मेरी स्टोरी उस लेवल की रही और उन लोगों को लगा कि हाँ देना चाहिए तो देंगे, लेकिन प्रयास करता रहूँगा जब तक इस लाइन में रहूँगा। देश में तो माना जाता है कि गोयनका सबसे बड़ा अवार्ड है, उस स्तर की स्टोरी लग रहा है कि झारखंड से निकली। झारखंड से तो निकलती ही है, झारखंड से मिली भी है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। मैंने आज तक भरा नहीं गोयनका, और ऐसी कोई स्टोरी भी मुझे नहीं लगता है, या मुझे नहीं लगता है कि रही नहीं है स्टोरी, या फिर मैंने किया नहीं है, लेकिन भरूंगा, अच्छी स्टोरी करूंगा तो भरूंगा। लेकिन आपने जो कहा ना कि झारखंड से वैसी स्टोरी है, हालांकि ये शब्द का सही इस्तेमाल नहीं होगा,
झारखंड मुझे लगता है कि वैसी स्टोरी है सनी भाई कि उसे गोयनका मिलता है और मिला है। झारखंड में ऐसी स्टोरी है। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि मतलब आप वैसी स्टोरी कर करके गोयनका ले रहे हैं। झारखंड मतलब इतना इतना बैकवर्ड है अभी भी कि उस तरह के हालात हैं कि आपको स्टोरी करनी पड़ रही है। तो लेकिन है, सच्चाई ये है कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में झारखंड में ऐसी स्टोरी है, ऐसी समस्या है जिस पर आप स्टोरी कीजिएगा तो आपको गोयनका मिल सकता है। अच्छा, हम और आप अभी तो उस लायक नहीं हुए हैं कि यहाँ के पत्रकारिता पर चर्चा कर पाएं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जो अभी मेन स्ट्रीम की मीडिया झारखंड में पत्रकारिता कर रही है, तो वो स्टोरी निकल कर सामने आ रही है जो आनी चाहिए? मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मैंने जो अखबार थोड़ी बहुत रीडिंग की, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं और मैं रेगुलर अखबार भी नहीं पढ़ता हूं, तो इसी चलते मैं बहुत ज़्यादा आंकलन नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी की है जो अखबार में आधी अधूरी है, लेकिन जब उस पर मैंने काम किया तो मुझे लगा कि अरे ये इस पर तो बड़ा मतलब अच्छी स्टोरी बन सकती है, खास करके आंकड़ों को लेकर करके। तो अखबार, कुछ अखबार हैं जो मतलब डाटा पे अच्छी स्टोरी करते हैं, कुछ है कि क्या होता है कि मतलब चीज़ें जिस हिसाब से बिकती है उसी हिसाब से वो खबरें करते हैं। तो ग्रास रूट पे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसी जर्नलिज्म नहीं हो रही है, होनी चाहिए। जो हो रही है वो सोशल, इस तरह की जो वेबसाइट हैं, आप जैसे वेबसाइट वही करते हैं, फिर उसको अखबार अपने यहाँ कवरेज देता है और फिर क्रेडिट लेता है। हालांकि बहुत सारी मतलब मैक्सिमम स्टोरी तो आप ही जैसे वेबसाइट वगैरह लाते हैं और फिर अखबार उसको मैनेज ले लेता है, क्योंकि आपको उतना लोग जानता नहीं है। अखबार चूंकि बड़े कॉर्पोरेट का अखबार है वो तो सब लोग जानता है, लेकिन ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसी जर्नलिज्म नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। खास करके मतलब जो इशू बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए, मुद्दों पे आधारित जो स्टोरी होनी चाहिए, डाटा पे जो आधारित स्टोरी होनी चाहिए, वैसी स्टोरी वैसी नहीं होती है जैसी होनी चाहिए, होती है। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आप अभी चर्चा कर रहे थे कि पिताजी किसान हैं, हालांकि खेती बाड़ी भी अब नहीं हो पा रही है चूँकि नक्सल इलाका था और उस समय से मूवमेंट जब ज़्यादा था। आप फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं। जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बता दें कि फ्रीलांस जर्नलिज्म मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं से फिक्स्ड सैलरी नहीं मिल रही है, एक स्टोरी छपती है और उसके एवज में इन्हें पैसा मिलता है प्रति शब्द के हिसाब से, कई जगह ये भी है। तो ऐसे में कभी घर वालों ने कहा कि कहीं नौकरी कर लो, ऐसे स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हो तो घर भी पैसा नहीं आता? अच्छा वो आपने पूछा ये बात, मैं बताता भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हमारे अब्बा जो हैं वो क्या कहते थे पता है, हमेशा कहते थे ये बात बीते 4-5 साल से, हालांकि अभी तो वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, दिमागी हालत भी उनकी ठीक नहीं है। वो ये कहते थे कि अब इनकी कमाई खाए बिना ही चले जाएंगे। और वो जो ये बात कहते कि मतलब असगर की कमाई खाए बिना ही चले जाएंगे, हाँ मेरी कमाई। और वो बात जब वो बोलते थे तो 3-4 घंटे तक, मैं बता रहा हूँ रियल, कि 3-4 घंटे तक मैं सोचता रहता था। और अम्मा जो है मेरे फेस की रीडिंग पढ़ लेती थी और उन्हें ये लगता था कि अब्बा की ये बात उसे बहुत तकलीफ पहुंचाएगी, और फिर वो अब्बा से लड़ती थी। वो मतलब हालांकि वो मेरे पक्ष में लड़ती थी मुझे रिकवर करने के लिए कि ये मायूस नहीं हो, लेकिन वो बात मुझे हिट करती थी, बहुत हिट करती। पिताजी गुस्से में बोलते थे या फिर आपको उत्साहित नहीं बोलते थे, गुस्से में नहीं बोलते थे वो मुझे। मेरी उम्र हो गई है, मतलब 30+ हो गई है, और 30 तक आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आपने वहाँ से जर्नलिज्म कर करके आए, कोई अस्थाई सैलरी नहीं है आपकी, तो वो बाप क्यों नहीं कहेगा भाई, है ना। उनकी उम्र 80+ हो गई है, 87-88 के आसपास हैं वो। तो मतलब है ना, हर की ख्वाहिश होती है ना कि अपने बेटे के साथ रहे। मैं 30-32 साल की उम्र में भी अपने पिताजी को साथ नहीं रखूं, तो मतलब उनका हक है ना वो। तो वो मुझे तकलीफ पहुंचाता था। तकलीफ इसलिए नहीं पहुंचाता था कि वो कह रहे हैं, तकलीफ इसलिए होता था कि मैं सेट नहीं हो पाया अभी तक। हालांकि माँ को लगता था कि, अम्मा को लगता था कि अब्बा की इस बात से तकलीफ पहुंचाए। तो ये बात अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। पिताजी आपकी कमाई खा पाए? नहीं, वैसा तो नहीं कहेंगे कमाई खा पाए, लेकिन ना मिलता है वो रहने में खर्च होता है। कमाई मतलब उनको तो कुछ अब तो याद ही नहीं है, लेकिन मैं ये बात कैसे कह दूं कि वो कमाई खा पाए, नहीं खा पाए वो कमाई। मतलब है अभी, मैं कोशिश करूंगा कि हालात थोड़ा ठीक हो। अब पता नहीं वो हालात ठीक होंगे या ऐसे ही चलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उनसे कहा कि आप आ जाइए, साथ में रहिए, लेकिन अब वो रहेंगे भी नहीं ना, क्योंकि उनकी कंडीशन वैसी है कि वो यहाँ और मतलब पका जाएंगे। लेकिन
अभी तक तो नहीं खा पाए। कमाई का मतलब है कि उनको साथ में रखूं मैं, मतलब कमाई क्या है, दवा भेज दिया उनकी, डॉक्टर को दिखा दिया, तो इसको तो आप ऐसे नहीं देख सकते हैं आई थिंक। और वो भी इधर शुरू हुआ है, बहुत लंबे समय से तो हो नहीं रहा, तो इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि वो कमाई खाएं। ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि वो किसी की कमाई नहीं खा रहे हैं, और भगवान उनको किसी की कमाई पे डिपेंड भी नहीं रखे, आश्रित भी नहीं रखे। झारखंड में तो कई और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, रवि प्रकाश सर हैं, वो अब तो बीबीसी से जुड़ गए हैं, आनंद दत्त हैं, एक और सर हैं, नाम भूल रहे हैं, तो ये लोग तो कई लोग कर रहे हैं। तो क्या आप भी कभी नहीं चाह रहे हैं कि संस्थान से जुड़ें, या कभी चाहे नहीं आप स्वतंत्र पत्रकारिता इसलिए करना चाह रहे हैं कि मन मुताबिक स्टोरी आप कर पाएं? नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं कि मैं संस्थान से नहीं जुड़ना चाहता था, मैं संस्थान से जुड़ना चाहता था, और संस्थान से जुड़ने के लिए मैं कितना परेशान रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने भोपाल से लेकर के दिल्ली, या दिल्ली से लेकर करके पटना, सब जगह का चक्कर लगाया है। कई जगह तो मतलब मामला सब कुछ हो चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर अटक गया, तो उसमें नहीं जाना चाहते हम। मैं संस्थान से जुड़ना चाहता था, संस्थान ने मुझे बज़ाब्ते मेरी कुछ स्टोरी देख करके, वहाँ कुछ लोगों ने मेरा नाम सिफारिश किया, रिकमेंड किया, मुझे बुलाया गया, मैं गया, बहुत खुश हुए वो। और खुश होने के बाद उन्होंने फाइनली कहा कि हाँ, आपको हम लोग स्पेशल स्टोरी कराएंगे, आप झारखंड में जाइए, झारखंड से आपको कॉल आएगा। फिर झारखंड से भी कॉल आता है, मुझे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 1-2 दिन में आपको कॉल आएगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है। हाँ, नहीं आता। फिर पटना बुलाया जाता है, पटना भी जाता हूँ मैं, फिर कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, आपको झारखंड में रही, झारखंड बुलाया जाएगा। तो अब क्या चर्चा किया जाए, था बहुत। इसमें भी लग रहा है पत्रकारिता की नौकरी में भी बड़ा नेपोटिज्म है। हाँ, इनकार तो नहीं कर सकते, है, बिल्कुल है। कई बार खुल करके आप कुछ बोलिएगा तो हो सकता है जो आने वाले दिन थोड़ा बेहतर होंगे, कभी आपके पक्ष में वो नहीं होंगे, लेकिन है ये, इतना तो बोल सकते हैं ना, इतनी तो ज़मीर बचानी चाहिए कि आप मतलब जो एकदम बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ख़राब चीज़ है, गलत है, तो उसको बोलिए ना, उसमें आऊँ नहीं कीजिए, बताइए कि हाँ है, ये सच है। ये आप उठा के देखिए ना, आप हर अखबार को उठा के देखिए, हर अखबार के एडिशन को उठा के देखिए, हर मतलब कार्यालय को उठा करके देखिए, तो है। असगर खान, जिन्हें कई नेशनल अवार्ड और कई अवार्ड मिल चुके हैं, एक पत्रकार, उनका रोल मॉडल कौन है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत, आप जैसा बता रहे हैं मुझे, ये आपका बड़ापन ऐसा कतई नहीं है, मतलब मिला है अवार्ड, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत, मतलब नहीं है ना, मैं जब देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, अभी कुछ नहीं है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं हो सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं किसी संस्थान से नहीं हूँ, वैसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो कई चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें भी आपको बड़ी लगती है, तो उस लिहाज से मेरे लिए बड़ी है। अब रही बात, शुरू में था, अब नहीं है कि आपका कौन है रोल मॉडल, था शुरू में, जब मुझे लगा कि हर की एक धारा, कोई नहीं है, हर की एक धारा है, अभी नहीं है कोई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। कौन था? थे कुछ लोग, अब मुझे नहीं लगता कि उनका जिक्र करना चाहिए, नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि जिक्र करना चाहिए। था शुरू में, जब मुझे समझ नहीं थी, मुझे लगा कि सारे लोग मतलब एक धारा में है, हर की एक धारा है, और धारा रिफ्लेक्ट होने लगती है खबरों में, जो सही नहीं है। मुझे लगता है कि धारा हर की है, मेरी है, आपकी है, लेकिन खबरों में उसमें समाहित करने लगिएगा तो सही नहीं है। अभी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके स्क्रिप्ट को मैं सेव कर लेता हूँ, उनके लिखे हुए को मैं सेव कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं कॉपी खोलता हूँ, फिर उसकी लाइन को लिखता हूँ मैं कि ये लाइन का मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, करता हूँ। तो उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे, मतलब उसमें एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी मेरा उनसे रब्ता हुआ है बीते 1 साल से। मैं बहुत लंबे समय से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने किया, और मैंने बहुत सीखा है। वो बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, वो बहुत जानकारी है उनके पास। कई लोगों ने जिक्र किया था, लेकिन फाइनली मैंने वैसा पाया भी। एक आखिरी सवाल, पत्रकारिता कर रहे छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों से जब बात होती है तो वो सलाह देते हैं कि भाई पत्रकारिता मत कीजिए, आपकी उनके लिए क्या सलाह? देखिए, अगर आप ये ज़हन लेकर के आ रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि देखिए मैं भी जब इस लाइन में आया था, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो दूर से देखते हैं ग्लैमर, उनको लगता है कि आने के बाद तो हम सबसे बड़े मतलब ज्ञानी भी हैं, और सबसे पैसे वाले भी हो जाएंगे, और सबसे बड़े बॉस भी हो जाएंगे आई थिंक। तो वो सारी चीज़ों को आप हटा दिया है अगर, और आपको लगता है कि आपको जर्नलिज्म करना है, अब ऐसा भी नहीं हो कि आपको एकदम मतलब भुखमरी के कगार पर आना पड़े। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी अगर हैं आप कि हमको बहुत जल्दी जो है अपना घर बना लेना है, बिल्डिंग बना लेनी है, बहुत पैसा कमा लेना है, गाड़ी घोड़ा, तो फिर मत आइए जर्नलिज्म में। हाँ, फिर आपको जर्नलिज्म नहीं कर पाइएगा आप फिर। मतलब लाडली सम्मान लेना है, गोयंका लेना है, तब आइए।
ये भी नहीं कह सकता। गोयनका और लाडली तो संस्थान वाले लोग भी लेते हैं ना, बहुत स्टैब्लिश लोग भी लेते हैं, तो इसीलिए ये कहना भी सही नहीं है कि भाई मेरे ही जैसे लोगों को मिलता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत स्टैब्लिश लोग हैं, इस बार भी बड़े बड़े जो अखबार हैं हिंदी के अंग्रेजी के उनको भी मिला है, तो ये ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। तो बिल्कुल ये थे असगर खान, जिन्हें अभी आज ही यह घोषणा हुई है कि राष्ट्रीय लाडली अवार्ड इन्हें मिला है। उसके साथ साथ 4 लाडली अवार्ड अब तक इन्हें मिल चुका है, NFI अवार्ड मिल चुका है, ब्रेक थ्रू अवार्ड मिल चुका है, एक और जो इन्होंने नाम लिया, और अभी तो इन्होंने पत्रकारिता एक हिसाब से कहा जाए कि शुरू ही हुई है, करीब 10 साल से अब पत्रकारिता कर रहे हैं। और ख़ास बात यही है, और हमने इसलिए ज़रूरी समझा कि असगर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज जब कभी भी हम या फिर कोई भी पत्रकार बंधु फील्ड में निकलते हैं तो उनके सामने गोदी मीडिया की चर्चा हो जाती है, बात हो जाती है। लोग बोल देते हैं कि यह रिकॉर्ड करके ले जाएगा लेकिन चलाएगा नहीं, क्योंकि शासन से केंद्रित या फिर उसके रिमोट के आधार पर चलने वाले मीडिया संस्थान, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से काम कर रही है, वैसी स्थिति में एक स्वतंत्र पत्रकार किस तरह से काम कर रहा है। और जैसा कि असगर ने बताया भी कि इनके पिताजी इतना हर दिन कहते थे कि इसकी कमाई खाए बिना मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। भगवान के इच्छा अनुसार वो अभी तक हैं और ये कोशिश में लगे हैं कि अपनी कमाई उन्हें खिलाएं। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता करते हुए कितना संघर्ष करना पड़ता है, खास करके जब आप सच्ची पत्रकारिता कीजिए। और यही वजह है कि शुरुआत में हमने कहा कि पत्रकारिता में भले ही पैसे कम मिलते हैं, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। और आज असगर को सम्मान मिला है तो हम सब झारखंड के पत्रकारों का सीना चौड़ा है, और यही वजह है कि हम इनसे बातचीत कर रहे थे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and